हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का, उसका सेक्शन सी, जो सेक्शन सी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं सेक्शन सी में, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि सेक्शन सी से बनते हैं आपको। एंड बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ेंगे। एंड सब्जेक्ट आपका इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। इससे पहले इस सब्जेक्ट के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कोई वीडियो कोई अपडेट होती है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को करना। यहाँ पे हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको मोस्टली रिपीट हुए हैं या जो कंसेप्ट आपको रिपीट हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट होंगे ये। और बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स और भी इस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लाए जाएंगे। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक भी करो अगर देखते हो। एंड चैनल पे नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, explain the different methods of human resource accounting, which one is suitable for adoption in India under prevailing circumstances। तो आपसे पूछा है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं, तो वही आपको बताने हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एंड उनमें से कौन सा सुटेबल है आज की डेट में, आज के सर्कमस्टांसेस में, आपको वो बताना है। ठीक है, इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपको अलग अलग मेथड्स पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये जो मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इस पर हमने अलग से क्वेश्चन आंसर जो 15 मार्क्स का बना है वो अलग से डिटेल में भी किया है। आप सर्च करोगे बाय कॉमर्स नोट्स डाल के आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना है उसको। अब यहाँ पे इस वे में क्वेश्चन पूछा है तो हम इस वे में इसको करने यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल में आपको देखना है भाई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है और मैथड्स को अलग अलग करना है, लाइक यहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड देखेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड देखेंगे, तो वो मेथड भी ना हमने डिटेल में किए हैं 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, बिकॉज वहाँ पे मैंने सारी प्लेलिस्ट के आपको टाइम टू टाइम शेयर की हुई है। एंड आप चैनल पे, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करके बाय कॉमर्स नोट्स चैनल का नाम भी डाल सकते हो, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर आपका कोई क्वेरी है तो वो भी आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, उस पर वीडियोज़ बनी होंगी तो मैं वहाँ पे क्या आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आपसे पूछा था कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को भी एक एसेट मानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल एसेट्स होते हैं बिल्डिंग मशीनरी, तो इसमें हम एम्प्लॉय को भी क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर एम्प्लॉय को भी एसेट माना जाता है। ठीक है, एसेट की ही तरह ट्रीट किया जाता है। यानी एम्प्लॉयज़ का भी, मतलब ये कह लो कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वैल्यू होती है, वैल्यूएबल एसेट होते हैं हमारे। तो ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि भाई हम उनकी वैल्यू को क्या करें, मेजर करें, हम उनकी वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे अदर एसेट्स होते हैं, कंपनी उनकी वैल्यू ढूंढती है ना, वैल्यू निकालती है और देखती है कि भाई मतलब जो हमारे एसेट्स है वो कितने उनकी वैल्यू है आज की डेट में। तो वैसे ही अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है तो इसमें भी क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस क्या है, अपने एम्प्लॉय को क्या मान रही है, एसेट मान रही है। अब अगर एसेट मान रही है तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, उसकी वैल्यू मेजर करने की कोशिश करेगी। तो वही आपको बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं जिनके थ्रू क्या है वो अपने एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे मेथड आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, अगर डिफरेंट मेथड देखें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, इस मेथड में एम्प्लॉय पर जो हमने एक्चुअल पैसा क्या है लगाया हुआ है, जैसे जब उसको रिक्रूटमेंट जब उसकी की हमने, जब उसको हमने ट्रेन किया, जब हमने उसकी डेवलपमेंट की, ठीक है, तो इस पे जो भी खर्चा आया उसको क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी लगी थी ना, आपने स्टार्टिंग में जो एक्चुअल कॉस्ट को स्पेंड किया था उस पर, उसकी रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, इन सबका टोटल कर देते हैं। अब ये जो कॉस्ट है, इसको हम जो भी हमने कॉस्ट लगाई है ना, इस कॉस्ट को हम एज अ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं कि भाई ये सारी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है। ठीक है, इस कॉस्ट को एम्प्लॉय, मतलब ये जो कॉस्ट अभी हमने निकाली, इसको क्या करते हैं हम, एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या है अमोर्टाइज करते हैं, डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, उस पर 1 लाख रुपए क्या है कॉस्ट लगी है। अब हमें लगता है कि 5 साल तक तो क्या है ये अपनी सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन में देगा, तो हम 1 लाख को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हर साल क्या है 20-20 हज़ार एक्सपेंस के तौर पे क्या है देखेंगे।
ठीक है। तो ये इस मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेंड की थी अपने एम्प्लॉय में, उसकी रिक्रूटमेंट में, उसकी ट्रेनिंग में, उसकी डेवलपमेंट में। अब इस कॉस्ट को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और उस अकॉर्डिंगली उसकी वर्किंग लाइफ जितनी भी है, जितना वो काम करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग उसको अमोर्टाइज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स डिवाइड कर देंगे उतने साल तक। अगर एम्प्लॉय क्या है, लीव कर जाता है पहले ही, तो जो रिमेनिंग कॉस्ट होती है फिर उसको राइट ऑफ करते हैं। मान लो 5 साल हमने एक्सपेक्ट किया था, पर 4 साल 3 साल में ही वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गया, तो हम क्या करेंगे, जितनी बची हुई अमाउंट है ना, तो वो क्या राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, 1 लाख है लगा उसके हायरिंग में, ट्रेनिंग में। 5 साल तक हमें लग रहा है वो यहाँ काम करेगा, तो हम क्या है डिवाइड करके 20-20 हज़ार हर साल एक्सपेंस मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि सिंपल मेथड है, अभी आपने देखा, और कैलकुलेट करना भी ईजी है। बट इसके नुकसान की बात करें या फिर डिसएडवांटेज की बात करें, तो देखो इसने ना एम्प्लॉय की रियल वैल्यू या फिर जो परफॉर्मेंस जितना वो दे रहा है उस बेसिस पे वैल्यू नहीं ढूंढ के दी। ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। तो अब दूसरा मेथड आया फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में क्या होता है ना, इस मेथड में ये देखा जाता है अगर कोई एम्प्लॉय चला जाए तो उसके बदले किसी और को लाने में, उसको ट्रेन करने में और उसको सेट करने में कितना पैसा लगेगा। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय चले जाता है, तो अगर मुझे उस टाइम वैसा ही एम्प्लॉय, उसी स्किल का एम्प्लॉय लाना है, रिप्लेस करना है, तो मतलब उसको लाना, उसको फिर ट्रेन करना, ठीक है, फिर उसको उस मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताना सब कुछ, तो उसमें कितना पैसा लगेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय चला जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मान लो मैं क्या है एक एम्प्लॉय को ला रही हूँ और उसको भी क्या है वो नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग देनी है, तो 2 लाख लग रहे हैं मान लो। ठीक है, सेम नॉलेज के पर्सन को लाने में, तो 2 लाख क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये जो मेथड है ये कैलकुलेट करता है कि भाई कितनी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है अगर आप रिप्लेस करोगे अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को किसी दूसरे सिमिलर स्किल्स और एक्सपीरियंस के बंदे के साथ। जैसे एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, वो चले जाता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, आपको 2 लाख लग रहे हैं नए बंदे को ढूंढने में, एक ट्रेंड पर्सन को ढूंढने में जो कि उसी जितना एक्सपीरियंस हो, तो ये 2 लाख के आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट से आया। अब इसके फ़ायदे क्या है, देखो यही है, रियल मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको वैल्यू पता लगती है, वैल्यू मिलती है। पर इसके नुकसान की बात करें तो देखो एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और हर एम्प्लॉय पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड। तो नेक्स्ट आपका मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक एम्प्लॉय फ्यूचर में कंपनी के लिए कितनी अर्निंग करेगा और उसकी आज की वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू फिर हम निकाल लेते हैं, सीधी सी बात। तो देखो ये जो मेथड है ये एस्टिमेट करता है कि हाउ मच मनी एन एम्प्लॉय विल अर्न, कितनी वो एम्प्लॉय है जो मनी अर्न करेगा कंपनी में फ्यूचर में, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे टुडेज वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू में। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो हमें और क्लियर होगा। एक एम्प्लॉय है, उससे ये एक्सपेक्ट है कि वो 5 लाख लाएगा 5 साल में। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर इनकम की कैलकुलेट कर दी जाएगी आज की डेट में। फिर फ़ायदा क्या है इसका, देखो फ़ायदा यही है, एम्प्लॉय के फ्यूचर कंट्रीब्यूशन पे हम फोकस कर रहे हैं कि भाई ये हमें कितना देने वाला है रिटर्न में। और अगर हम नुकसान की बात करें इस मेथड के, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है, कैसे आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि इतना ही अर्न करके देगा ये, है ना। तो फ्यूचर की प्रोडिक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर क्या है, आपको जो रिजल्ट है इस मेथड से वो ट्रू नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या होता है, यहाँ एक पैनल या एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक पैनल हो गया ना, या फिर एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप हो गया, वो डिसाइड करेगा कि जो ये एम्प्लॉय है ये फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन में कितना बेनिफिट जनरेट करेगा। तो ये मेथड इसके थ्रू हम निकालते हैं वैल्यू। फिर प्रोज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके देखो पोटेंशियल वैल्यू बताता है ये एक एम्प्लॉय की कि आगे जाके कितना ये रिटर्न दे सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत सब्जेक्टिव है ना, जजमेंट के बेसिस पे है, और हर कंपनी जो है के लिए कॉमन फॉर्मेट नहीं होता है ना, हर कंपनी के लिए कॉमन फॉर्मेट नहीं होता, तो किस बेसिस पे जजमेंट दी जाए। फिर आपका नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, इस मेथड में एम्प्लॉय की वैल्यू को उसके प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की कितनी वैल्यू होगी वो कैसे हम बताएंगे कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रॉफिट में और उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को निकालेंगे। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो ये रियलिस्टिक वैल्यू बताएगा आपको, पर इसके नुकसान क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉय के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को निकालना ना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है।
अब आपसे पूछा था कि कौन सा मेथड सूटेबल है इंडिया के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स। कह रहे कि एक कोई पर्टिकुलर मेथड क्या है हर जगह हर कंपनी यूज़ कर ले, ये क्या है ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है ये कि कौन सा मेथड आपको चूज़ करना है, ये डिपेंड करेगा कंपनी का साइज़ क्या है, उसके पास डाटा अवेलेबल कितना है, उसका पर्पस क्या है वैल्यूएशन करने का जो वो वैल्यू निकाल रही है, एंड वो कौन से टाइप की इंडस्ट्री है। तो ये सारे अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्या है एक कंपनी किसी पर्टिकुलर मेथड को क्या करती है मतलब सेलेक्ट करती है, ना कि एक ही मेथड को हम बोल सकते हैं कि हर जगह क्या है ये एप्लीकेबल है। पर इन जनरल जो लार्ज कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके एडवांस्ड एचआर सिस्टम होते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू या फिर इकोनॉमिक वैल्यू मेथड्स को, ये इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्मॉल या मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज है तो वो प्रेफर कर सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड को, क्योंकि ये सिंपल है और प्रैक्टिकलिटी भी है इसमें। तो देयरफॉर अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, तो अगर हम प्रिवेलिंग करंट सिचुएशन की बात करें सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। बट एज अवेयरनेस एंड डाटा सिस्टम इंप्रूव, पर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, डाटा सिस्टम अच्छा हो रहा है, एचआर में एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस्ड मेथड आ रहे हैं और वो भी क्या है फिजिबल हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे उसको भी क्या है अप्लाई किया जाएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट कर लिया हमने, सेक्शन सी से एक ये क्वेश्चन आता है आपको जिसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है एंड उसके एट द सेम टाइम आपको मेथड्स करने हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ करंट कॉस्ट वैल्यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्राइस लेवल चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको डिस्कस करना है कि जो टेक्निक है किसकी, करंट कॉस्ट वैल्यू की, ठीक है, द टेक्निक ऑफ करंट कॉस्ट वैल्यू फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्राइस लेवल चेंजेस। अगर कोई प्राइस लेवल में चेंज आया है तो अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपको बताना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो करंट कॉस्ट वैल्यू टेक्निक है, जो करंट कॉस्ट वाली टेक्निक है, इससे पहले जो है दूसरी कौन सी टेक्निक होती है वो पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। तो क्वेश्चन आपसे ना ये पूछा गया है कि जो प्राइस लेवल चेंजेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने के लिए हम करंट कॉस्ट वैल्यू टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो बताओ वो क्या है, कैसे है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। कह रहे हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम आती है जब हम ना अकाउंटिंग में सब कुछ ओरिजिनल वैल्यू पे, मतलब जिस प्राइस पे हम उस एसेट को लाए थे उस पर अगर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इससे इन्फ्लेशन जो मतलब ये कह लो तो इन्फ्लेशन के टाइम वो वैल्यू आउटडेट हो जाती है, क्योंकि यार उनकी वैल्यूज़ बढ़ रही है घट रही है इन्फ्लेशन के कारण, तो वो जो वहाँ तुमने वैल्यूज़ ऑलरेडी लिखी है ना वो आउटडेट हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि आप उनको करंट वैल्यूज़ पे लाओ, आपको रियल पिक्चर देखनी है, रियल ट्रू एक्यूरेट पिक्चर देखनी है, तो आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बिकॉज उनके प्राइस में बहुत बड़ा क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है, और आप तो रिकॉर्ड करते हो ओरिजिनल प्राइस पे। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 साल पहले एक मशीन ली है जिसकी 5 लाख वैल्यू थी, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 8 लाख हो रखी है, तो पुरानी वैल्यू है जो वो क्या है 5 लाख है, आज की वैल्यू क्या है उसकी 8 लाख है, तो क्या ये आपके एक्चुअल पोजीशन को दिखा रही है, सही नहीं ना। तो वही एक ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर अब बोल रहे हैं कि करंट कॉस्ट अकाउंटिंग आई यहाँ पे। अब व्हाट इज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या होती है ये देखते हैं। तो देखो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनको करंट या फिर मार्केट प्राइस के बेसिस पे इनको फिर हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो क्या रिकॉर्ड हो रखी होंगी ऑलरेडी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, मतलब जिन पे आप लेके आए थे अपने एसेट्स को उन पे रिकॉर्ड हुआ होगा। पर यहाँ पे एक टेक्निक आती है हमारी जिसे हम कहते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं वो सारे फिगर्स को करंट या मार्केट प्राइस के बेसिस पे एडजस्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है। अब देखो इसका पर्पस यही होता है कि बिजनेस की ना रियल फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखानी है और हमें भी देखनी है कि रियल प्रॉफिट क्या है, स्पेशली जब प्राइस लेवल क्या है चेंज हो रहा हो, जैसे इन्फ्लेशन आ रही हो, तो उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास टेक्निक्स हैं करंट कॉस्ट वैल्यू अकाउंटिंग की। तो सबसे पहली है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, या फिर ठीक है जो भी एसेट्स होते हैं आपके फिक्स्ड, उनकी करंट मार्केट वैल्यू पर उनको दिखाओ, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी करंट वैल्यू के ही हिसाब से क्या है हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लाइक मशीन खरीदी 5 लाख में, लेकिन आज उसकी वैल्यू 8 लाख है, तो 8 लाख पर ही आप डेप्रिशिएट क्या है कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS को एडजस्ट करो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री को लेटेस्ट परचेज प्राइस पर वैल्यू किया जाता है, ठीक है। लेटेस्ट परचेज प्राइस क्या है उनका, ताकि प्रॉफिट भी आपको क्या है रियल के ही हिसाब से पता लगे, निकले आपका। फिर है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। इसमें क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट
में डेप्रिसिएशन पुरानी कॉस्ट पे होती थी जो कि कम होती थी। जो हमारा CCA है, ठीक है, तो जो ये करंट में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, तो इसमें डेप्रिसिएशन करंट कॉस्ट पे ही होगी, जिससे क्या है ज़्यादा एक्यूरेट आपको पता लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट है मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करंट एसेट्स जैसे डेटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, अगर करंट एसेट जैसे डेटर और क्रेडिटर्स होते हैं जो हमारे, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, इनकी भी जो वैल्यू है, ठीक है, उनको जो भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसके साथ एडजस्ट करेंगे और लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल की भी हम रियल वैल्यू क्या है दिखाते हैं, इसमें रियल वैल्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर आपका 5th पॉइंट है गेयरिंग एडजस्टमेंट। अगर कंपनी ने मान लो लोन लिया है तो ये एडजस्टमेंट दिखाता है कि इन्फ्लेशन का बर्डन कितना शेयर होल्डर्स पे, कितना लेंडर्स के ऊपर है, ये भी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अगर कंपनी लोन ले रही है तो उसका क्या इफेक्ट शेयर होल्डर पे पड़ रहा है, ठीक है, और कितना लेंडर्स पे पड़ रहा है उसका इफेक्ट। अब बेनिफिट्स क्या है, देखो, अगर आप करंट कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट्स क्या है, अगर आप कोई कंपनी इसको यूज़ कर रही है इस टेक्निक को, तो सबसे पहले तो एसेट्स और प्रॉफिट की रियल वैल्यू समझ आती है। दूसरा, इन्फ्लेशन के टाइम पे आप एक्यूरेट पिक्चर देख सकते हो कि क्या है आपकी पोजीशन मार्केट में। इन्वेस्टर और मैनेजमेंट होती है उनके लिए भी हेल्प हो जाती है, इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग वो करते हैं। फिर आपको बोल रहे हैं कि ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता लगती है, ठीक है। तो जैसे अगर फ्रीक्वेंट इन्फ्लेशन हो रही है तो कंपनी क्या है इनको यूज़ करती है सो दैट क्या है वो उनको एक्यूरेट प्रॉफिट पता लगे अपनी, ठीक है। तो कंक्लूजन आप देख लो, करंट कॉस्ट वैल्यू टेक्निक है जो इसमें आप एडजस्ट करते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिखाते हो आप। इससे आपको भी हेल्प होती है कि एक्यूरेट डाटा पता लगे, रियलिस्टिक डाटा पता लगे, एट द सेम टाइम सामने वालों को भी क्या है सब ट्रू पता लगता है। ट्रू पता लगेगा, उस बेसिस पे आप ट्रू डिसीजन मतलब डिसीजन उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद रेफरेंस टू इंटरिम रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो आपको क्या है इसको अच्छे से करके जाना है। आपको बताना है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस रेफरेंस में बताना है, जैसे इंटरिम रिपोर्टिंग हो गई, सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गई और इनटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहले समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी मतलब IND-AS लिखते हैं इनको, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त फॉलो करती हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के जैसे ही सिमिलर हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से क्या है थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया है। अब अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको बोले गए हैं कि उसके रेफरेंस में बताओ, तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये जो मैंने बोला वही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, IND-AS 34, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 जो कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताता है, तो वो हम पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई इंटरिम रिपोर्टिंग क्या होती है। तो देखो, इंटरिम रिपोर्टिंग का मतलब है कि कंपनी पूरे साल का वेट किए बिना अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली पब्लिश करती है। मान लो एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, पूरे साल मतलब वेट करेगी, उसके बाद वो सारा अपना फाइनेंशियल वो करेगी, उसके बाद पब्लिश करेगी अपने रिकॉर्ड्स को। तो वो कहती है नहीं, हम क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली क्या है इस बेसिस पे क्या अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएंगे। इसे ही कहते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। अब तो यहाँ पे आपको पता लग गया। उसके बाद बोला जा रहा है की पॉइंट्स इसके, तो कंपनी को शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे बनानी पड़ती हैं, जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर ये रिपोर्ट्स कंडेंस्ड फॉर्म में होती है, यानी छोटा वर्जन होता है एक फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है सेम अकाउंटिंग रूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय यूज़ करोगे ना, वही यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपको बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो, ये अलाउ करता है यूज़र को, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, कि वो ना ट्रैक कर सकते हैं परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंटली। पूरे एक साल का वेट नहीं करेंगे वो, तुरंत क्या अगर उनको परफॉर्मेंस देखनी है तो वो इन रिपोर्ट्स के थ्रू क्या कंपनी की परफॉर्मेंस को देख लेंगे, मेजर कर लेंगे। अच्छा, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, और इंपॉर्टेंट नोट्स या होते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं या चेंजेस होते हैं, वो भी सब इसमें होने वाला है, ठीक है। समरी ऑफ द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी, कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई मेजर चेंज किया है, ठीक है, लास्ट एनुअल रिपोर्ट से वो होगा, कंपैरिजन विद सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर किया होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो ये स्टेक होल्डर्स को अपडेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता रहता है टाइम टू टाइम, एंड कंपनी की परफॉर्मेंस को हम क्या इससे ट्रैक कर सकते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, टाइम टू टाइम, और उस बेसिस पे फिर अपने नेक्स्ट डिसीजंस क्या है रेडी कर सकते हैं।
फिर आता है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट को जो बताता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स या फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। इस ये जो चैप्टर है आपका बेसिकली इस सब्जेक्ट से, ये पूरा चैप्टर हमने किया है एक सेपरेट वीडियो में, तो आप उसको कर सकते हैं वहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है हम उसी अकॉर्डिंग क्या आंसर्स कर रहे हैं कि, तो आपको वो एक बार अच्छे से देख लेना, पूरे पूरे चैप्टर है ना ये आपके। तो देखो, सबसे पहले सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, सर्विसेज में डील करती हैं, ठीक है। या फिर उनके जो ब्रांचेज होते हैं वो अलग अलग लोकेशन में होते हैं, या उनके जो भी प्रोडक्ट या उनके जो वो हैं अलग अलग एरियाज़ में हैं। तो अब वो क्या करते हैं ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं, इस तरीके से वो रिपोर्ट करते हैं कि वो हर एक पार्ट का क्या करेंगे, अलग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे, ना कि एज अ होल सबका एक ही जगह पे करके दिखा देंगे, नहीं। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब है कंपनी अपना डाटा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिखाती है, ठीक है। तो वो क्या अलग अलग सेगमेंट्स बनाएगी बेस्ड ऑन उनके प्रोडक्ट या फिर बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है। तो वो उनका सबका अलग अलग हिसाब क्या है सामने वाले को दिखाने वाली है। जैसे प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे हो गया, या जो सर्विसेज वो ऑफर कर रही है उनके बेसिस पे उसने अलग अलग डाटा दिखाया, जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग डाटा दिखा दिया, ठीक है। तो अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 में क्या बताया गया है इसके मेन पॉइंट, तो सेगमेंट का जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो मैनेजमेंट के इंटरनल रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। मतलब हर सेगमेंट का रिवेन्यू वो कमाए, वहाँ से प्रॉफिट होता हो और एसेट्स को हम सेपरेटली रिपोर्ट कर सकते हो, तभी उस पर्टिकुलर को हम सेगमेंट बोल सकते हैं। अगर कोई सेगमेंट टोटल रिवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स का 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका भी अलग से क्या है रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको देखने हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी ये एक सेगमेंट बन चुका है और इसको क्या है रिपोर्ट करना अलग से ज़रूरी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैसे है ये, इन्वेस्टर को क्लियर पिक्चर मिल जाती है ना कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, मतलब कौन से एरिया से पैसा आ रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट दे रहा है तो हम वहीं पे इन्वेस्ट करें। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को भी पता लग जाता है कि उनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कहाँ पे उनको और अच्छा करना है, ठीक है। बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, फिर वो उस अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लानिंग करेंगे अपने बिजनेस की पॉलिसीज़ की। नेक्स्ट है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको बताता है। तो देखो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं हम। तो ये वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखते, ठीक है, लेकिन उनकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, जैसे उनके पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में इनके अगर हम मेन पॉइंट्स देखें क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो इंटेंजिबल एसेट्स तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब कंपनी उस एसेट को कंट्रोल करती हो, ठीक है, उस एसेट से उनको फ्यूचर बेनिफिट की उम्मीद हो। तीसरा, उसका जो कॉस्ट है वो रिलायबली वो मेजर भी कर सके। तो अगर ये तीन चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वो क्या है उसे उस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर बोला है यहाँ पे एसेट को कॉस्ट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एसेट का यूजफुल लाइफ है जो वो क्या है लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड हो तो उसको क्या है अमोर्टाइज जैसे डेप्रिशिएट किया जाएगा। अगर वो एसेट है वो अनलिमिटेड लाइफ का है तो उसको क्या है इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट मतलब उसकी इम्पेयरमेंट के लिए क्या है टेस्ट उसका किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो आज के मॉडर्न बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट जैसे कि ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है इनकी एक्चुअल वैल्यू को समझती है इनके थ्रू एंड क्या है ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन वो रख सकती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपसे पूछा था कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनसे कौन कौन से स्टैंडर्ड डील करते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। तो इंटरिम रिपोर्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 में है जो कि आपको रेगुलर या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अपडेट्स देती रहती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 में है जो क्या है ब्रेक डाउन करती है फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं अलग अलग एरिया के बेसिस पे। और इंटेंजिबल एसेट्स डील करता है कौन, स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो क्या बताता है कि आप रिकॉग्नाइज करोगे किनको, जो भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को आप रिकॉर्ड करोगे इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस अप्रोचेज ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको आया है कि कौन कौन सी अलग अलग टाइप के अप्रोचेज हैं सोशल अकाउंटिंग जब आप करते हो। तो सबसे पहले आप देखो सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अप्रोचेस करेंगे। तो देखो सोशल अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को मेजर और रिपोर्ट करता है कि जैसे अगर एक कंपनी है तो उसका क्या सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में, अगर उसको आपको रिकॉर्ड करना है तो वो होती है सोशल अकाउंटिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सिर्फ फाइनेंशियल टर्म में नहीं बल्कि सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करता है, वो दिखाता है। सोशल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं जो कि हमने यहाँ पे क्या है पढ़ने हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि भाई हमारी एक्टिविटीज़ का सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है, इसकी भी रिपोर्टिंग करनी है, तो आप क्या है सोशल अकाउंटिंग करते हो और इसमें आपको बहुत सारी अप्रोचेस दी गई हैं, तो आप क्या है वो देखोगे अभी। तो यहाँ पे यही लिखा है, सोशल अकाउंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसे यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए सोशल, इन्वायरमेंटल या फिर कोई भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का क्या पड़ा है। ठीक है, इससे आप कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अलावा। फाइनेंशियल टर्म्स में तो आपको पता लगेगा, बट उससे अलग भी अगर आपको जानना है तो आप ये देख सकते हो। ये बताता है, ये हाईलाइट करता है कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में। अब इसको जानने के लिए आपके पास बहुत सारी अप्रोचेज हैं जिसे आप यूज़ करते हो सोशल अकाउंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो अप्रोचेज है वो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है स्टेक होल्डर अप्रोच। इस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करती है। स्टेक होल्डर्स का मतलब है वो लोग या ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, जैसे उसके एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटी एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहला है, इसमें आप शेयर होल्डर को आइडेंटिफाई करते हो। ये अप्रोच पहले आइडेंटिफाई करती है कौन कौन से ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ से अफेक्ट होते हैं। मतलब ये अप्रोच पहले ये आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन से ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी से अफेक्ट होते हैं, पहले तो वो ढूंढो। उसके बाद एंगेजमेंट, मतलब कंसल्टेशन, स्टेक होल्डर के साथ बात करके उनके कंसर्न्स और एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं कि आपका क्या कंसर्न है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, उसके बाद आता है इम्पैक्ट मेजरमेंट। ये अप्रोच ये देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन है उनका शेयर होल्डर पे कैसे इम्पैक्ट डल रहा है, क्या उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है रिपोर्ट क्रिएशन। फिर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें शेयर होल्डर पे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्या है दिखाया वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये अप्रोच इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, जिसे हम क्या बोलते हैं, TBL अप्रोच बोलते हैं। तो जो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट को 3 की चीज़ों में क्या है डिवाइड किया जाता है। 3 मेन एरियाज में इनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें आता है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ये अप्रोच क्या है, जिसे हम 3 Ps ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीपल। ठीक है, तो ये इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनका सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है प्लैनेट। फिर हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे मान लो हम वेस्ट को मैनेजमेंट कर पा रहे हैं अच्छे से, क्या हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। फिर थर्ड है प्रॉफिट। फिर हम ये देखते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वैल्यू को भी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, लंबे समय में हम क्या सोसाइटी में अच्छा कुछ अर्न करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो इसके अंदर। तो जो TBL अप्रोच है ये एम्फोसाइज करती है कि बिजनेस को क्या है फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल गेन में, पर उसके साथ साथ सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको क्या है ध्यान में रखनी चाहिए। थर्ड अप्रोच है आपकी द सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये अप्रोच में सोशल इम्पैक्ट को मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर करते हैं कि जो भी सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ का, उनको हमें मॉनेटरी टर्म में क्या है देखना है। इसका पर्पज़ ये होता है कि सोशल प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट जो हम ला रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू को हम क्वांटिफाई करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, और फिर समझा जाता है कि भाई उनमें जो भी हमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसका कितना मतलब कितना कॉस्ट लग के कितना उससे क्रिएट हुआ है वैल्यू। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे वैल्यू मेजरमेंट, सोशल आउटकम को पैसे में हम क्या है यहाँ पे मेजर करते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट कैलकुलेशन। ये जो अप्रोच है इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सोशल वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है, अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लिया जाता है कि उनको किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उनका कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। फिर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है उससे कितना सोसाइटी को फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट है आपका द अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी अप्रोच। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है इसमें हम फोकस करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और रिपोर्टिंग में हम क्या है मतलब इसमें ये लगा लो कि जो भी अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है इसका यही फोकस होता है, फोकस सस्टेनेबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना। मतलब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, है ना, ये सारी इनको भी रिपोर्ट करना है हमें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अपने बिजनेस डिसीजन है उसमें भी क्या है उसका ध्यान रखें। तो अगर हम इसको पढ़ें
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो अकाउंटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी अप्रोच है ये फोकस करती है कि आपको इंटीग्रेट करना है जो भी सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस है अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में। यह इनकरेज करता है कंपनी को कि आप ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो जो इंश्योर करे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आपकी बनी रहे एंड आपको इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए चलना होता है। फीचर्स देखें तो सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो जो भी सस्टेनेबिलिटी होती है किसमें, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये फोकस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के आज का डिसीजन जो ले रही है वो उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी आउटकम को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ क्या है आप कंबाइन करके दिखाते हो। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक गोल, ये इस तरीके से आप बनाते हो जो कि आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अप्रोच, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अप्रोच क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है जो फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इन्फॉर्मेशन को एक ही रिपोर्ट में हम कंबाइन करके दिखा देते हैं। ये अप्रोच ये दिखाने की कोशिश करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को, गवर्नेंस को और परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म वैल्यू उससे क्रिएट करती है, ठीक है। तो बेसिकली एक होलिस्टिक रिपोर्टिंग है जिसमें आप सारी चीज़ें एक जगह पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है ये वैल्यू क्रिएशन, ये फोकस करती है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट की है मल्टीपल डायमेंशंस में। लॉन्ग टर्म फोकस्ड होती है ये, ठीक है, और बाकियों से फीडबैक भी लिया जाता है अपने स्टेक होल्डर से। नेक्स्ट अप्रोच है आपकी इन्वायरमेंटल एंड सोशल अकाउंटिंग अप्रोच, इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो अप्रोच है ये फोकस करती है स्पेसिफिकली कि इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट करती हैं कि हमारी एक्टिविटी से इन्वायरमेंट और सोसाइटी पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्वायरमेंट में फोकस है इसका, सोशल इम्पैक्ट देख रही है ये, ठीक है। ये देखती है कि क्या हम सारे रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं सोसाइटी के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में फोकस रहता है। फिर है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, तो इसमें नाम से पता लग रहा है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए या लोकल जो एरियाज़ के वहाँ के पीपल हो गए उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है, ठीक है, और पूछती है, फीडबैक लेती है कि आप कैसे अफेक्ट हो रहे हो, आप अपने ओपिनियन दो, ठीक है, हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप सबको इन्वॉल्व कर रहे हो, बॉटम अप रिपोर्टिंग है, इन्फॉर्मेशन आप स्टेक होल्डर से कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, कि हमारी एक्टिविटीज़ का आप बताओ आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एंड ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये इंश्योर करता है कि हर एक शेयर होल्डर की हम बात सुने, ठीक है, उनसे पूछें कि उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो जो ये कंक्लूजन देख लें हम, तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो भी हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं सोशल अकाउंटिंग की, ये